वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आई नो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी और उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट एक्चुअली यार रीज़न ये था कि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई नहीं है बट मैंने एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव ढूंढा है। तो आई ट्राई माई बेस्ट। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली वो होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट्स, एक होता है कन्वेंशंस। ओके, हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे 11 और कन्वेंशंस होंगे 3। ठीक है, ये वीडियो लंबा हो सकता है या मैं ट्राई करूँगी कि आई मीन 2 पार्ट्स बना सकूँ। ठीक है, ओके सो लेट्स सी। एक एक करके हम पढ़ते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वो होता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम ये अज्यूम करते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक कंटिन्यू होगा, चलेगा। ठीक है, फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगा काफी सालों तक। इसी के बेस पे हम जो हमारे फिक्स एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, या फिर हम लॉन्ग टर्म लोन्स भी इसी बेस पे लेते हैं कि बिजनेस तो चलेगा ही, हम आगे लोन चुका देंगे। ठीक है, बस इतना सा है, ज्यादा टिपिकल है नहीं है। ओके, जो हमारा सेकेंड अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम जो मेथड यूज करते हैं अपने अकाउंट्स में वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ये नहीं कि इस साल हम अपना कोई और मेथड से अकाउंट बना रहे हैं, अगले साल कोई दूसरे मेथड से अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम जैसे पहले साल जो मेथड यूज करते हैं वही दूसरे साल करना है, वरना अगर अलग किया तो मतलब हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे दोनों साल के वो कंपेरेबल नहीं रहेंगे, अलग अलग आएंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन निकालते वक्त दो मेथड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अगर हमने एक पहले साल एसएलएम से निकाला और दूसरे साल डब्ल्यूडीवी से, तो दोनों अलग अलग आएंगे डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो ना, हमारे मेथड सेम रहने चाहिए। और लेकिन अगर कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो आप भले ही चेंज कर सकते हो, और अगर चेंज कर रहे हो तो फुटनोट्स के थ्रू उसका एक रीजन देना होता है कि क्यों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे जितने भी रेवेन्यू होता है हमारा, उसे हम उसी साल रिकॉर्ड करते हैं जिस साल हमारा रेवेन्यू सेल हुई, भले ही हमें उसके लिए कैश मिला हो या ना मिला हो। समझ रहे हो ना, कैश और क्रेडिट सेल दोनों रिकॉर्ड करते हैं हम। वही हमारा ये भी कहता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमने जिस साल खर्चा किया हमें उसी साल उसे रिकॉर्ड करना है, भले ही हमने उसका पेमेंट किया हुआ हो या ना हो, या फिर उधार लिया हो। ठीक है, या शॉर्ट में कह लो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो हम उसी साल में रिकॉर्ड करते हैं, भले ही उसमें कैश इन्वॉल्व हो या ना हो, या फिर कैश हो या क्रेडिट हो, रिकॉर्ड करना है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को कंसीडर करो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, लेट्स सी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस इज माय फेवरेट। तो यार ये क्या कहता है कि बिजनेस जो होता है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अलग एक पहचान होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। जो ओनर है, ओनर की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, बिजनेस एक अलग यूनिट माना जाता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज वर्कर्स, मैनेजमेंट, ओनर एंड ऑल दैट।
ये हमारा वर्कर है, वर्कर्स है, मैनेजमेंट है, ओनर है और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब हैं, और ये बिज़नेस अलग है। समझ रहे हो ना? इस तरीके से जो हमारा प्रोप्राइटर होता है, वो एक तरीके से क्रेडिटर होता है बिज़नेस का, क्योंकि उसने ना बिज़नेस में कैपिटल लगाया होता है, पैसा लगाया होता है, तो बिज़नेस ये माना जाता है कि बिज़नेस को उसे वापस चुकाना है। और जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिज़नेस ने एक तरीके से हमसे लोन लिया होता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? Okay, let's move on to the next concept. Next we have is money measurement concept. ये बहुत इजी है. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जो जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने 5,000 का गुड्स लिया, तो 5,000 के गुड्स को हम 5,000 रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने 10,000 कैपिटल लगाया, उसको हम 10,000 रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन समझो अम, हमारी किसी एम्प्लॉय के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई, वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसकी वैल्यू कितनी लगाएंगे? बताओ। कोई आर्ग्यूमेंट हो गई या वर्कर्स ने कोई स्ट्राइक की, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना मॉनेटरी टर्म्स में उसे मेजर नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी, क्वालिटेटिव फीचर्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको कमेंट में समझा दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट। ये क्या कहता है कि बिज़नेस जो होता है उसमें उसमें हम उसको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि यार अगर 5, 6, 7, 8 साल हमारा बिज़नेस चलेगा तो उन सब का एक साथ वो प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो हम ना टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो जिस टाइम में हम जितने टाइम के बाद हम कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। एक पीरियड जैसे एक साल होता है, हम एक साल मानते हैं। जैसे हर ईयर के एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना? और ये जो ईयर होता है वो स्टार्ट कब होता है? अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल। ये याद रखना, ये पूरे अकाउंटेंसी में काम आएगा। और खत्म कब होता है? 31 मार्च। तो हम अपने बुक्स क्लोज कब करेंगे? 31 मार्च। तो ये पूरा एक साल होता है राउंड द ईयर, 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता अकाउंटिंग पीरियड। तो बस यही कहता है कि हमें एक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। मैं तो इसे कॉस्ट कंसेप्ट ही कहती हूँ। इसका कहना ये है कि अगर हमने कोई असेट खरीदी है तो उसको हम उसी वैल्यू में हर साल रिकॉर्ड करेंगे जितने में उसे हमने खरीदा है। उसकी वही वैल्यूएशन रहेगी हमेशा जितने में हमने उसे खरीदा है। समझो इसे हमने 5,000 में खरीदा, तो मार्केट वैल्यू भले ही इसकी बढ़ जाए, मार्केट में इसकी वैल्यू भले ही 10,000 हो जाए या कम होके 1,000 हो जाए, हम रिकॉर्ड 5,000 पे करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्केट वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता, जितने में हमने खरीदा था उतना हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना? ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका दो अकाउंट्स में इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, एटलीस्ट टू अकाउंट्स उससे अफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट उसमें से डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। ये आपने अगर जर्नल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, इसी पे बेस्ड है अकाउंटिंग। ठीक है। इसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। मैं मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ।
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि हम रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज होता है या हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करते हैं? जब हम कोई गुड्स किसी को बेच देते हैं और वो हमें लायबल होता है पैसे देने के। हमने किसी को कोई गुड दे दिया, उसे हमें पैसे देने हैं, तो उस टाइम जब रियलाइज हुई कि हाँ हमारा रेवेन्यू हुआ है, तो उस टाइम हमें उसी टाइम हमें उसे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है। अच्छा, इसके फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे जब इंस्टॉलमेंट्स में पैसे कलेक्ट करे जाते हैं, तो जितना अमाउंट हमें इंस्टॉलमेंट में मिला है, समझो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें 5,000 मिला, तो हम 5,000 रियलाइज्ड मानेंगे। और भी केसेस होते हैं इन केस ऑफ, जैसे माइनिंग जो होती है, तो जैसे ही हमारा प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद हम उसे रियलाइज कर देते हैं, भले ही उसकी सेल ना हुई हो। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यार वो आगे जाके सेल ही हो जाता है, तो माइनिंग के केस में यही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज मैचिंग कंसेप्ट। आज तो मैं सारे पढ़ाई डालू है ना एक ही वीडियो में, मैं सोचा था 2 वीडियोस बनाऊंगी, बट इट्स ओके। नेक्स्ट वी हैव इज मैचिंग कंसेप्ट। ये काफी हद तक एक्रुअल कॉन्सेप्ट जैसा है। ये कहता है कि अगर हमने कोई प्रोडक्शन किया या कोई सेल्स की हमने, तो उस चीज की सेल में जितना भी पैसा लगा है, उसके प्रोडक्शन में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, वो सब इसी के अगेंस्ट हम चार्ज करेंगे। ठीक है। और ये कब करते हैं? जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालना होता है, समझो हमारी 10,000 की सेल हुई, उस पे हमारा खर्चा हुआ 8,000 का, अगेंस्ट मतलब इससे इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 2,000। ठीक है। यही कहता है मैचिंग कंसेप्ट। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आई नो इट्स कंफ्यूजिंग, बट ये कहने का मतलब यही है, आप बुक से पढ़ लेना एक बार। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। किसी का मतलब पर्सनल ओपिनियन से वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, या तो अकाउंटेंट या मैनेजमेंट। पर्सनल बायस, बायस मतलब डिस्क्रिमिनेशन या वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब कुछ मतलब फेयर होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है गाइस। ऑब्जेक्टिव मैनर मतलब कि जैसे सब करते हैं वैसे ही करना है, सबका सेम होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको 11 के 11 समझ में आए होंगे। एक बार इसका ओवरलुक ले लो। वेट अ सेकेंड, लेट मी जूम आउट। सी। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।